यस, वेलकम बैक। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, वो हम डिस्कस करेंगे फिलोसॉफिकल थिंकर्स के बारे में। देखिए, अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि जो एक आइडियलिस्ट है वो कैसे सोचता है, वहीं जो एक रियलिस्ट है वो कैसे सोचता है, जो एक नेचुरलिस्ट है उसकी क्या सोच होती है, और जो प्रेगमेटिस्ट है उसकी क्या सोच होती है। ठीक है। तो अब उन्हीं के बेसिस पर हम अलग अलग थिंकर्स देखेंगे, अलग अलग एजुकेशनिस्ट देखेंगे, और ये देखेंगे कि इन इज़म्स का, इन डिफरेंट जो दृष्टिकोण है, डिफरेंट फिलोसफीज हैं, उनका उनकी सोच पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उनकी सोच पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे हमारी जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसमें जो फिलोसफिकल थिंकर्स हैं, इनमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम 8 थिंकर्स को लेके चलेंगे। हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद को, उसके बाद महात्मा गांधी, हम डिस्कस करेंगे प्लेटो, जॉन डीवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जॉन डीवी, प्रैग्मेटिस्ट है। उसके बाद श्री अरबिंदो, टैगोर, रूसो, एंड फाइनली हम बात करेंगे पौलो फ्रेरे की। ठीक है। जब हम इतने सारे थिंकर्स को, अलग अलग वाद जो मानने वाले हैं, अलग अलग दृष्टिकोण वाले थिंकर्स को हम जान लेंगे, तो हमारा एक जो फिलोसफी के प्रति जो एक दृष्टिकोण है, या जो एजुकेशन के प्रति दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सी फिलोसफी किसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें तो जितने भी इंडियंस होंगे, जैसे चाहे उसमें विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, टैगोर हो, ठीक है, अरबिंदो हो, ठीक है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं, हालांकि हम टैगोर को और अरबिंदो को थोड़ा सा इससे अलग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों पर तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होगा किसका? आइडियलिज्म का। ठीक है। ये क्या करेंगे? आदर्शवाद की बात करेंगे, आइडिया की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, है ना। वहीं पर अगर रूसो को देखें, टैगोर को देखें, ठीक है, तो ये किसकी बात करेंगे? ये नेचुरलिस्ट है ना, नेचुरलिज्म की बात करेंगे। ठीक है। जो पौलो फ्रेरे हैं, ये एक ब्राजीलियन एजुकेशनिस्ट है, और हमारे इंडिया के हिसाब से ये एक, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सोच है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से मैच करती हुई दिखाई देगी आपको। तो चलिए धीरे धीरे इन सबको देखते हैं कि भाई किसकी क्या सोच है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूसो की। ठीक है। एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रूसो। देखिए, जो रूसो हैं वो आप देख पा रहे हैं कि भाई काफी पुराने व्यक्ति हैं। ठीक है। 1712 से 1778 तक इनका जीवन काल रहा है। ठीक है। तो जो रूसो हैं, पहली बात वो फ्रांस के रहने वाले हैं, मतलब एक यूरोपियन है, और यूरोपियन है, लेकिन इनकी जो सोच है वो क्या है? नेचुरलिस्ट है। ये क्या है? एक नेचुरलिस्ट है। रूसो जो है, इनका नाम नेचुरलिज्म में आता है। समझ लेते हैं इनका पूरा नाम क्या है। जीन जैक्वस रूसो वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है। प्रमुख प्रकृतिवादी दार्शनिकों में से एक है। आफ्टर दैट his ideas on education has been written in his famous publications like, अब देखिए ये जो इनके पब्लिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जो इनकी बुक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। उसके बाद क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, न्यू हेलोइस एंड इमाइली। ठीक है। तो आपसे कई बार एग्जाम में इन बुक्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूसो के द्वारा लिखे गए हैं वो क्या है? द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, न्यू हेलोइस एंड इमाइली। ओके, आगे चलते हैं। अब क्योंकि रूसो है वो क्या है? एक प्रकृतिवादी है, एक नेचुरलिस्ट है, तो उनकी सोच किस प्रकार की होगी? कुछ ऐसी होगी। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर, बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। क्या कहना चाह रहे हैं? सब कुछ अच्छा है क्योंकि यह प्रकृति के लेखक के हाथों से आता है, लेकिन सब कुछ मनुष्य के हाथों में आकर बर्बाद हो जाता है। ये कहा है किसने? रूसो ने कहा है।
ठीक है, मतलब जो नेचर है उसने हमें एक बेस्ट क्रिएचर बनाया है, लेकिन हम ही बच्चे को अपने अकॉर्डिंग अपनी सोच को उनके ऊपर थोपते हैं और हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ मानना है किनका? रूसो का। आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं रूसो के बारे में। वे नकारात्मक शिक्षा के समर्थक थे, नेगेटिव एजुकेशन के सपोर्टर थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। अब नेगेटिव एजुकेशन का मतलब यहां पर है कि वो एजुकेशन सिस्टम जिसको हम नेगेटिव समझते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई बच्चे को आज़ाद करो, है ना, बच्चे को स्वतंत्रता दो, अपने तरफ से सीखने दो, अपने वे से सीखने दो, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम क्या मानता है कि बच्चे को हम ही रिस्ट्रिक्टेड वे में सिखाएंगे, है ना, लेकिन वो जो जिसको हम नेगेटिव मानते हैं वो उसी के सपोर्टर है ना, उसी का समर्थन करते हैं कि भाई जो जिसको आप नेगेटिव एजुकेशन कह रहे हैं वही रियल एजुकेशन होती है। कौन कहते हैं ये? रूसो कहते हैं। आफ्टर दैट, एक्सप्लेनिंग हिज न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रूसो सेड, रूसो ने क्या कहा था? गिव मी ए 12 years old child who does not know anything. By 15 years of age, I will teach him so much as other children read in 15 years of early life. रूसो ने क्या कहा? मुझे एक 12 साल का बच्चा दो जो कुछ नहीं जानता, 15 साल की आयु तक मैं उसे इतना सिखाऊंगा जितना 15 साल की शुरुआती जिंदगी में पढ़े अन्य बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई हम बच्चे के ऊपर इतना एम्फेसिस डालते कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं बचपन से ही, ठीक है। वो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ब्रेन मैच्योर होता है उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटीज भी मैच्योर होती हैं, इंक्रीज होती हैं, और जब हमें उसके लेवल की चीजें मिलती हैं तो हम उसको कोप अप कर जाते हैं। ये जो एक फिलॉसफी है इसी का यूज किया गया है हमारे आरटीई के अंदर जब हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स की। ब्रिज कोर्स में क्या होता है कि सपोज कोई बच्चा ऐसा है जो आज तक नहीं पढ़ा है और आपको वो आपके स्कूल में वो आता है और उसकी आयु जो है वो फर्स्ट क्लास के हिसाब से ज्यादा हो चुकी है। सपोज 10 साल का बच्चा है, आपके स्कूल में आया है, पहली बार आया है वो पढ़ने के लिए कहीं पर, तो आपको उसकी एज के अनुसार, आपको उसकी एज के अनुसार ही उसको 4th या 5th क्लास जो भी उसकी एज बनती है उसमें ही एडमिशन देना है। क्यों? क्योंकि रूसो का मानना है कि उसका जो माइंड है वो उसके हिसाब से डेवलप हो चुका है। फिर हमें ब्रिज कोर्स के माध्यम से धीरे 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 उसको पुरानी चीजें सिखानी है और वो बहुत जल्दी से सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो पुरानी चीजों को, छोटी चीजों को समझने के लिए ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कहते हैं कि 15 की आयु तक मैं उसको वो सब कुछ सिखा दूंगा जो अन्य बच्चों को आता है, 15 साल के बच्चों को। ओके, आफ्टर दैट इनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है, एग्जाम में आ भी चुकी है, और वो क्या कहते हैं? मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है। यह भी किसका मानना है, किसका कहना है? रूसो का। अगेन एक नेचुरलिस्ट ही ऐसी बात कर सकता है कि भाई हम जब पैदा होते हैं तब हम क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, परंतु धीरे 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 समाज है वो हमें, जो हमारे कस्टम्स हैं, है ना, हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमें जंजीरों में बांधते चले जाते हैं। ये किसका मानना है? रूसो का मानना है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो होपफुली आप कर पाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे हम बात करते हैं टैगोर की। टैगोर को आप मान के चलिए, टैगोर इज द रूसो ऑफ इंडिया। टैगोर भी नेचुरलिस्ट है, टैगोर भी ऐसी ही कुछ बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडियन है तो थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा हमारा आइडियलिज्म का, और कुछ इंपैक्ट आएगा प्रेगमेटिज्म का भी। क्यों? क्योंकि जो टैगोर है वो किस काल में जीवित थे? वो जिस काल में जीवित थे उस समय पर जो हमारा देश भारत है वो प्रतंत्र था, ठीक है, मतलब उसके ऊपर अंग्रेजों का राज था, तो कहीं ना कहीं उनका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो इंपैक्ट रहेगा वो किसका रहेगा? नेचुरलिज्म का रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या कहते हैं। टैगोर वॉज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच कन्फाइंड द चाइल्ड विद इन द 4 walls ऑफ द क्लासरूम और द होम।
ठीक है। अब देखिए नेचुरलिस्ट है तो ये चार दीवारी को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ये उसका समर्थन नहीं करेंगे। ये क्या कहेंगे कि भाई बच्चे को चार दीवारी में नहीं घेरना है, आपको बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट होंगे। और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्कूल भी बनाया था शांति निकेतन जिसको कहा था, जिसमें चार दीवारियां थी ही नहीं, ठीक है। वो अभी आगे आने वाला है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू हिम नेचर इज द बेस्ट करिकुलम एंड टीचर फॉर द चाइल्ड। उनके अनुसार जो पाठ्यचर्या है वो नेचर है और शिक्षक भी नेचर ही है, ठीक है। नेचर अपने आप में एक पूरा पाठ्यचर्या है और एक बेस्ट टीचर भी है, शिक्षक भी है। ही वॉज ए फॉलोवर ऑफ नेचुरलिज्म एज वेल एज प्रेगमेटिज्म। देखिए प्रेगमेटिज्म क्यों आया, क्योंकि जो भारत है वो प्रतंत्र है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का इंपैक्ट भी इनके ऊपर था कि भाई हमें कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन भी बनना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट हम बात करेंगे एजुकेशन इज एन एक्टिव पॉजिटिव क्रिएटिव एंड पावरफुल प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा बच्चे के विकास के लिए एक सक्रिय सकारात्मक सृजनात्मक और शक्तिशाली प्रक्रिया है। नॉर्मल ही बात है, हर एजुकेशनिस्ट ऐसी बात बोल सकता है, कोई स्पेशल नहीं है। आफ्टर दैट ही फॉर्मुलेटेड गोल ऑफ एजुकेशन बाय सिंथेसाइजिंग द एंशियंट वेदांतिक एजुकेशन। ध्यान देने की बात है, उन्होंने एंशियंट वेदांतिक एजुकेशन की बात की। क्यों? क्योंकि जो एंशियंट वेदांतिक एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म का मिक्सचर रही है विद द मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एटीट्यूड। वहीं पर उन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब प्रेगमेटिज्म की भी बात की है, ठीक है। तो यहां से आप चीजों को रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें आइडियलिज्म भी आ रहा है, नेचुरलिज्म तो है ही है, और कहीं ना कहीं प्रेगमेटिज्म भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस है किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। आगे चलते हैं, टैगोर और क्या कहते हैं भाई। टैगोर सजेस्टेड दैट मेथड्स ऑफ टीचिंग लाइक टीचिंग वाइल वॉकिंग, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्टिविटी मेथड, एक्सकर्शन, फील्ड विजिट एक्सेट्रा। अब देखिए भाई, जो नेचुरलिस्ट होगा वो तो भाई ऐसे ही तरीके बताएगा, ऐसी ही शिक्षण विधियां बताएगा कि भाई बच्चे को एक्सकर्शन पे लेके जाओ, सैर सपाटे पे लेके जाओ, है ना, क्वेश्चन आंसर करवाओ बच्चों से, है ना, भ्रमण विधि करो, गतिविधि करवा के सिखाओ। तो सीधी सी बात है, क्योंकि नेचुरलिस्ट हैं तो उनके जो टीचिंग मेथड, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो नेचुरलिस्ट होते हैं उनके टीचिंग मेथड कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, प्ले वे टाइप के रहेंगे, है ना, जहाँ पे बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फॉर दिस ही एस्टेब्लिश्ड ए स्कूल कॉल्ड शांति निकेतन। इसके लिए जैसे कि मैं कहूंगा कि आगे हम पढ़ेंगे जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी ने भी अपनी जो एक अलग शिक्षा प्रणाली की एक अलग जो सोच थी उसके लिए लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे, है ना, कि भाई मैं मतलब प्रयोगशाला विद्यालय खोले थे कि भाई यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ कि भाई कैसे असल में बच्चा सीखता है बेटर तरीके से। सेम काम किन्होंने किया, टैगोर ने किया। उन्होंने जो एक स्कूल खोला जिसका नाम था शांति निकेतन, जिसमें नेचुरलिस्ट तरीके से सिखाया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। ही डिवाइडेड द एम्स ऑफ एजुकेशन इनटू टू मेन टाइप्स। यस, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है त्वरित और अंतिम लक्ष्य, ठीक है। एक होता है इमीडिएट एंड एक अल्टीमेट। देखिए, एक होता है इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, जो हमें अभी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ का है कि यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मुझे भाई इसी जीवन में मुझे सारी सुख सुविधाएं चाहिए, ठीक है। और एक होता है अल्टीमेट एम, जो फाइनल होता है, ठीक है, जो अंतिम लक्ष्य होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है ना, परमात्मा से जो मिलन है, ठीक है। या फिर भाई एक अगर दूसरी सेंस में अगर समझे तो भाई जो समाज का, पूरे समाज का कल्याण होना। पहली चीज व्यक्ति का स्वयं का कल्याण हो और दूसरा पूरे समाज का भी कल्याण हो, ठीक है। तो उन्होंने दो तरीके से बांटा है, एक इमीडिएट एम होते हैं और एक अल्टीमेट एम होते हैं एजुकेशन के। ओके, तो टैगोर के बारे में इतना ही। आगे समझते हैं, अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। जहां तक हम बात करें स्वामी विवेकानंद, इनका जीवन काल आप देख सकते हैं 1863 टू 1902। कोई बहुत ज़्यादा आयु नहीं थी इनकी जब इनकी मृत्यु हुई,
ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने धमाका किया था। धमाका कहाँ किया था इन्होंने? अमेरिका में किया था, शिकागो में किया था। ठीक है, ये शिकागो में गए गए थे एक धर्म संसद में, और धर्म संसद में इन्होंने वहाँ पर मैं कहूँगा कि अपना परचम लहराया था कि हाँ भाई, इंडिया जो है, या इंडियन फिलोसफी जो है, या जो इंडियंस की एक जो सोच है, बेशक से हम परतंत्र हैं, ठीक है, परंतु फिर भी हम दुनिया में बेस्ट हैं। इन्होंने वो चीज सारी दुनिया के सामने दर्शाई थी। तो इनका जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, अब मैं कहूंगा क्योंकि बात है इंडिया की, ठीक है, एक जो इंडियन आउटलुक पूरी वर्ल्ड को दिखाना है, तो इंडिया की जो एक विशेषता है वो क्या है? आइडियलिज्म विशेषता है। जो हमारी स्पिरिचुअलिज्म है वो हमारी विशेषता है। तो वो इसी को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। स्वामी विवेकानंद नाम से भी आपको दिख रहा होगा, स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी कैसी बातें करेंगे? आइडियलिज्म की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देखिए, रामकृष्ण मिशन क्या है? जो रामकृष्ण है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे हैं, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम से एक मिशन चलाया कि भाई हमें शिक्षा को कुछ ऐसा स्वरूप देना है, हमें समाज को कुछ इस तरीके से रिफॉर्म करना है। ठीक है। उसके बाद ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट नॉलेज लाइज हिडन इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल विच द इंडिविजुअल अनकवर्स एंड डेवलप्स बाय हिज ओन एफर्ट्स। सिंपल सी बात है, हमने एक वीडियो में देखा था, वीडियो लेक्चर में, कि जो स्वामी विवेकानंद है वो क्या कहते हैं कि सारा ज्ञान हमारे अंदर ऑलरेडी उपस्थित होता है। एक अध्यापक का कार्य क्या है? जस्ट उस ज्ञान को बाहर निकालना, उसको ऐसा हमें एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो बाहर निकल के अपने मैक्सिमम तक पहुंच सके। जो भी डिवाइन हमारे अंदर है ना, जो भी हमारे अंदर दैवीय है, उसको बाहर निकालना। तो सिंपल सी बात, वही चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। ज्ञान व्यक्ति के मन में छिपा होता है, ऑलरेडी होता है ना। जैसा मैंने वीडियो में एग्जाम्पल से भी बताया था कि आप एक आम के पेड़ से कुछ भी करके और कुछ भी करके, केवल आम के पेड़ से आप सेब नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुठली के अंदर ही सारे आम छिपे पड़े हैं, उसके अंदर एक भी सेब नहीं है। मतलब जो आपके अंदर नहीं है वो आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। जिस चीज का आपको नहीं पता है वो चीज आप सीख ही नहीं सकते। दूसरे अर्थों में मैं ये बात भी कहना चाहता हूं। आगे चलते हैं। Vivekananda's philosophy of education was based upon the philosophy of idealism as well as humanism. अब जो इनकी जो फिलोसफी है वो आदर्शवाद और मानवतावाद पर आधारित है। अभी अगर बात करें आदर्शवाद और मानवतावाद की, ठीक है, आदर्शवाद आपको पता है। मानवतावाद क्या होता है, ह्यूमनिज्म क्या होता है? वो होता है जो मानव को ज्यादा महत्व देता है, ह्यूमैनिटेरियन व्यू पॉइंट जो होता है। ठीक है, तो ये मानव को भी महत्व देते हैं कि हमें मानव को उसके मैक्सिमम तक लेकर जाना है, और वहीं आदर्शवाद को भी महत्व देते हैं, मतलब आइडिया के ऊपर काम करना है, मानव की बुद्धि के ऊपर काम करना है, ठीक है, उसके रिफाइनमेंट के ऊपर काम करना है। ओके, आगे चलते हैं। स्वामी जी सजेस्टेड सेलिबेसी। देखिए, ये हमारे जो कल्चर है उसका बड़ी अच्छी बात है। सेलिबेसी, स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, ठीक है ना। इन्होंने ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिकता, ध्यान, एकाग्रता आदि को शिक्षण के मूल तरीकों के रूप में सुझाया कि भाई शिक्षण में ये चीजें अनिवार्य हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और कुछ जानते हैं स्वामी जी के बारे में? स्वामी जी ने और क्या कहा? He also suggested practice of yoga, lecture, discussion, self-experience and creative activities as methods of teaching. Yes, आप इजीली समझ सकते हैं, एक आइडियलिस्ट इन्हीं तरीकों की बात कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमें बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, डिफाइंड टीचर एज, टीचर को क्या कहा? ए फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड हेल्पिंग द चाइल्ड टू गो फॉरवर्ड इन हिज ओन वे। ठीक है, जो हमारा शिक्षक है वो क्या होता है? एक दार्शनिक, एक मित्र और एक मार्गदर्शक के रूप में परिभाषित किया, जो आगे बढ़ने में सहायता करता है बच्चे की। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई प्लेटो की। प्लेटो जैसा कि आपको पता है भाई बिफोर क्राइस्ट है, काफी पुराने व्यक्ति हैं,
428 से 348 बीसी की बात चल रही है। और ये क्या है, गुरु हैं किनके, एरिस्टोटल के। तो भाई एरिस्टोटल के गुरु हैं तो उनमें कुछ तो बात होगी। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में क्या कुछ है। प्लेटो वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ठीक है जी, प्रख्यात एजुकेशनिस्ट थे भाई, ये शिक्षाविद थे, पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, मैथमेटिशियन भी थे, और क्या थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, ये मतलब मल्टी टैलेंटेड आदमी होते थे, जैसे सोक्रेटिस हुए, ठीक है, डेस्कार्टिस हुए, अपने प्लेटो हुए, और एरिस्टोटल हुए। ठीक है, तो ये मतलब एक टाइम ऐसा था जब पूरे मानव जाति को इन्होंने एक दिशा दी, है ना, एक पूरी की पूरी सभ्यता को इन्होंने दिशा दी, ये वो व्यक्ति थे। ठीक है, आफ्टर दैट हिज एजुकेशनल थॉट इज बेस्ड अपॉन आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब ये क्या है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं, तो ये क्या है, आइडियलिस्ट है ना। अध्यात्म की बात करेंगे, गॉड की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे। देखिए ग्रीक की अगर हम बात करें, जो ग्रीक का कल्चर है और जो इंडियन कल्चर है वो काफी कुछ मिलता जुलता है ना। ग्रीक कल्चर में भी आप देखेंगे तो क्या होता है, पॉलीथिस्ट होते हैं। पॉलीथिस्ट मतलब क्या कि भाई वो अलग अलग कई सारे भगवानों को, देवताओं को मानते हैं। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई जब ओलंपिक में भी जो मेडल दिया जाता है तो उसमें एक मतलब स्त्री की जो तस्वीर है उसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं कहूँ जो ग्रीक कल्चर था वो खत्म हो चुका है, लेकिन एक इंडियन कल्चर ही एक ऐसा बचा हुआ कल्चर है और जिसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, जो भगवान को या ईश्वर को, जो एक हम कहते हैं कि भाई कोई है, उसको स्त्री के रूप में भी देखता है। अदरवाइज आप किसी भी दूसरे कल्चर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईश्वर को स्त्री का रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जो इंडियन एक कल्चर है उसमें ईश्वर को स्त्री के रूप में देखा जाता है, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। तो सेम क्या था, ग्रीक्स में भी यही था कि ये भी पॉलीथिस्ट थे और ये ईश्वर के रूप में स्त्री को भी मानते थे। आफ्टर दैट प्लेटो डिफाइंड एजुकेशन एज ट्रेनिंग फॉर द कंट्री। यस, यहां पर एक बात को समझना है कि जो ये थे प्लेटो, सोक्रेटिस, ठीक है, एरिस्टोटल, ये क्या थे, ये बिल्कुल अपने राष्ट्रभक्त टाइप के व्यक्ति होते थे, है ना, राष्ट्रवादी व्यक्ति होते थे कि भाई हमें जो भी कुछ करना है वो अपने राष्ट्र के लिए करना है। ठीक है, तभी जो ग्रीक है, यूनान है, वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाया, तभी सिकंदर या अलेक्जेंडर के साथ इतनी भारी सेना यहां तक आई और फिर वापस लौट पाई। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि ये अपनी कंट्री को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ये नेशनलिज्म की इनके अंदर बहुत जबरदस्त भावना होती है, एंड लव फॉर द नेशन, नेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब सेम ही बात अगर हम कहें, रिलेट करें, तो इनकी जो बुक है उसका नाम भी क्या है, रिपब्लिक, है ना। प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक डिस्कस्ड द यूनिवर्सल नेचर ऑफ एजुकेशन। आपको याद रखना है कि प्लेटो की जो बुक है उसका नाम क्या है, रिपब्लिक। आफ्टर दैट एजुकेटिंग द चाइल्ड इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स बट ऑल्सो ऑफ द स्टेट। अब ये बात भी कहते हैं कि भाई यदि हम अपनी कंट्री के लिए इतना सोचते हैं या हम एक अच्छे नेशनलिस्ट हैं, तो एक नेशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे के बारे में सोचे। जो बच्चा है वो केवल अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, या माँ बाप एक मतलब उसको एक रिसोर्स के रूप में होना चाहिए, किसके लिए, नेशन के लिए। तो नेशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे का वो ध्यान रखे, उसकी एजुकेशन के बारे में सोचे। कितने पुराने व्यक्ति देखिए कितनी नई बात कर रहे हैं, है ना, वही बातें चल रही हैं आगे से आगे। चलिए भाई, हमने समझा प्लेटो के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1859 टू 1952। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पुराने व्यक्ति नहीं है, ये हमारे स्वतंत्रता के बाद तक भी जीवित थे। ठीक है, देखिए जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, देन व्हाट इज योर आंसर। तो आपका आंसर होना चाहिए जो हमारे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं वो कौन है, वो है भैया E.L.
थॉर्नडाइक, ठीक है जी, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल दिया था, ठीक है जी, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर की लर्निंग की थ्योरी दी है, त्रुटि तथा प्रयास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, जिन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिया है, जिनका जिक्र हम इंटेलिजेंस में भी कर चुके हैं, जिनकी बात हमने पर्सनैलिटी में भी की है, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था थॉर्नडाइक ने, इसको लेके, एजुकेशन को लेके, और एजुकेशन में साइकोलॉजी का किस तरीके से प्रयोग हम कर सकते हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ बातें कही हैं। दैट्स वाई हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, वो है अपने E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। अब E.L. थॉर्नडाइक जो है वो थोड़े से पुराने हैं, किनसे, जॉन डीवी से, ठीक है। तो जिस टाइम पे जॉन डीवी थे उस टाइम पे E.L. थॉर्नडाइक भी थे, ठीक है, और E.L. थॉर्नडाइक का बड़ा अच्छा दबदबा था, ठीक है, उनको बड़ा अच्छा एजुकेशनिस्ट माना जाता था, ये भी अमेरिकन है और ये भी अमेरिकन है, ठीक है। पर E.L. थॉर्नडाइक जो है, जो थॉर्नडाइक है, उनके अंदर एक कमी थी। क्या कमी थी, वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को ज्यादा अच्छा मानते थे और प्रीफर करते थे, ठीक है। जो हमारे थॉर्नडाइक है वो शिक्षक केंद्रित अध्यापन को, मतलब तरीके को, अप्रोच को ज्यादा बेहतर मानते थे इन कंपैरिजन टू चाइल्ड सेंटर्ड। परंतु जब आते हैं जॉन डीवी, जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, जो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये इतनी अच्छी नहीं है, इससे ज्यादा जो अच्छी अप्रोच है वो कौन सी है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है जी। अब इनकी इस बात को लोगों ने आसानी से नहीं माना, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो बच्चे को बर्बाद करने वाली बात कर रहे हैं, कि भाई बच्चे को जिसको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हम उसको सेंटर में रख कैसे सकते हैं। सेंटर में तो वही व्यक्ति होना चाहिए ना जिसको पता है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो ट्रेंड है इस काम को लेके, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के काल में ही हमारे जॉन डीवी रहे, बाद में रहे इनसे, ठीक है। तो ये क्या थे, ये टीचर सेंटर्ड को कर रहे थे, ये इन्होंने किसको किया प्रमोट, चाइल्ड सेंटर्ड को। जब लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इनकी जॉन डीवी की बात को नहीं माना, तो जॉन डीवी ने क्या किया, लेबोरेटरी स्कूल्स डेवलप किए, ठीक है। लेबोरेटरी स्कूल्स मतलब प्रयोगशाला विद्यालय बनाए, और उन प्रयोगशाला विद्यालयों में उन्होंने क्या किया, अपने तरीके से, अपनी टेक्निक से, प्रोजेक्ट मेथड से, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, प्लेवे मेथड से, ठीक है, एक्टिविटी मेथड से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या दिखाया कि ये देखिए इन दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस आता है। जो टीचर सेंटर्ड तरीके से पढ़े हैं बच्चे, वो किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, और जो चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से, मेरे तरीके से जो बच्चे पढ़े हैं, उनकी डेवलपमेंट में और इन दोनों के डेवलपमेंट में आप अंतर देखिए कितना है, ठीक है। और जब उन्होंने वो चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई, तब इनकी बात को माना गया, समझा गया, और इनको भी इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। तो होपफुली आप जो इनका जो एक बैकग्राउंड है वो आप समझ चुके हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जॉन डीवी के बारे में, क्या कुछ कहते हैं ये। जॉन डीवी इज ए ग्रेट फिलोसोफर, यस, इस चीज को समझना है। जॉन डीवी एक फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। और अगर वो आप बात करेंगे फिलोसफी की, तो वो क्या है, एक प्रेगमेटिस्ट है। और अगर बात करेंगे एजुकेशनिस्ट की, तो वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी। रचनावादी का मतलब क्या, कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान की रचना, अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्शन स्वयं से करता है, जो बात हमारे जीन पियाजे भी मानते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जॉन डीवी हैं वो क्या है, फिलोसोफर। एज ए फिलोसोफर अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक प्रेगमेटिस्ट है। और एज एन एजुकेशनिस्ट अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इस बात को आपको याद रखना है। आफ्टर दैट ही प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात आए, तभी आपके सामने क्या नाम आना चाहिए, जॉन डीवी, ठीक है। जैसा कि हम इसके बारे में चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पढ़ भी चुके हैं। तो जॉन डीवी इसके मुख्य सूत्रधार थे कि हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर चलना है। आफ्टर दैट ही सेड, ऐसी क्विटेशंस भी
इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको याद रखना है। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। शिक्षा अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। ये किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। ठीक है, कि देखिए जैसे कि वैसे भी अगर हम देखें, जो प्रेगमेटिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, जो सत्य है वो डायनामिक है ना, वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता रहता है ना, निरंतर बदलता रहता है। तो सेम ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो एक बुक तक सीमित नहीं है, वो क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्ट होती रहेगी। ठीक है, आफ्टर दैट हिज मेजर कॉन्सेप्ट ऑन एजुकेशन हैज बीन रिटन इन हिज बुक्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसकी जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी बुक्स हैं? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 1916 में इन्होंने लिखी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आफ्टर दैट एक बुक का नाम क्या है? लॉजिक, और एक बुक क्या है? एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, 1938 में जो उन्होंने बुक लिखी। तो ये बुक्स के जो नाम हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं भाई, जॉन डीवी के बारे में कुछ और देखते हैं। देखिए मेन अथॉरिटी हैं ये हमारी, तो इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। आफ्टर दैट द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक चाइल्ड कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विद देयर एक्सपीरियंसेस। जो मेन एम है बच्चे को एजुकेशन देने का, वो क्या है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, जो उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करना ही मुख्य लक्ष्य है एजुकेशन का। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर वो एक निरक्षर व्यक्ति है जो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाता है। ठीक है, ये किसका मानना है? जॉन डीवी का। डीवी कंसिडर्स एक्सपीरियंस एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। यस, इस चीज को याद रखना है कि जॉन डीवी के अनुसार जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे अनुभव होते हैं, वो क्या है? केंद्रीय अवधारणा है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है एजुकेशन को। कि हमें तभी आप देखिए कि लर्निंग बाय डूइंग को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड को ज़्यादा महत्व दिया है। क्यों दिया है? ताकि बच्चा स्वयं से कर कर अपने एक्सपीरियंसेस से अगर बच्चा सीखता है तो वही बेस्ट एजुकेशन होती है। आगे देखते हैं, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस एंड चाइल्ड लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस भी है। ठीक है, समाज में रहकर सीखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई इन्होंने एक ग्रुप एक्टिविटी मेथड की बात कही है, ठीक है, या ग्रुप प्रोजेक्ट्स की बात कही है। ठीक है, तो वो क्या है कि भाई हम सोसाइटी में रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और तब अपने एक्सपीरियंस से अगर हम सीखते हैं तो वो बेस्ट लर्निंग होती है। ये किसका मानना है? जॉन डीवी का मानना है। आफ्टर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्लाइंग रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल इंक्वायरी टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन। कि भाई हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, ठीक है, ये समस्या समाधान कर पाए, अप्लाइंग रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल इंक्वायरी, और हम अपने चिंतनशील जांच के विवेक को विकसित करें। ठीक है, कि भाई हम चीजों में देखिए एक आएगा, अभी हम जब पोलो फ्रेरे करेंगे तब भी हम इस चीज को समझेंगे कि एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना भी हमारा लक्ष्य है बच्चे की। कि अगर कहीं पर चीज़ें ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं तो हम आवाज़ उठा सकें कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हैं, इनको ठीक किया जाए। ठीक है, पढ़े लिखे होने का मतलब यह भी है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बात इन्होंने कही है। आफ्टर दैट कुछ और जानते हैं भाई हम हमारे जॉन डीवी के बारे में। डीवी कंसिडर्स नॉलेज गेन्स थ्रू इंक्वायरी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फैक्ट फाइंडिंग। देर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ नॉलेज। इस चीज को समझेंगे, कोई भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि हर समय चीजें क्या है? चेंजिएबल है, सत्य भी चेंजिएबल है। आफ्टर दैट मोर एंड मोर साइंटिफिक इंक्वायरी गिव्स बर्थ टू न्यू नॉलेज। जितनी ज़्यादा हम साइंटिफिक इंक्वायरी, जितनी ज़्यादा हम कोज एंड इफेक्ट से, जितनी ज़्यादा हम एक सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को खोजते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होती रहेगी? नई नॉलेज, नया ज्ञान उपस्थित होता रहेगा। चेंज इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, परिवर्तन होना अनिवार्य है।
अगर परिवर्तन नहीं है तो चीजें खराब होने के 100% चांसेस हैं, है ना। चेंज होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, डायनामिक नहीं है। मतलब कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, सब चीजें डायनामिक है। आज से 10,000 साल पुरानी चीजों को हम आज अगर अप्लाई करते हैं तो वो गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशंस कुछ और थी, आज की सिचुएशंस कुछ और हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, therefore education system methods etc should be changed as per the need of the time। बिल्कुल सही बात है भाई। पहले क्या होता था, गुरुकुलों में एक गुरुजी होते थे, वो एक आसन पर बैठते थे और छात्रों को भाई शिक्षा दीक्षा देते रहते थे, ठीक है। लेकिन आज क्या है, आज क्या हो रहा है कि भाई आप अपने मोबाइल पर बैठ के मुझे देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये कि एक चेंज हुआ है और ये चेंज अनिवार्य है, ये चेंज आवश्यक है, ठीक है। कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कौन? जॉन डीवी। सब्जेक्ट्स शुड बी टॉट इन एन इंटरडिसिप्लिनरी वे। जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरडिसिप्लिनरी वे में सिखाना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी वे मतलब सबको कनेक्ट करके सिखाना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री का कनेक्शन होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है ना। फिजिक्स का कनेक्शन होना चाहिए इंग्लिश के साथ। मतलब सभी चीजें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी वे से, मतलब रिलेट करके सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी को, इंग्लिश को, हिंदी को, मैथ को, सब चीज़ों को एक इंटरकनेक्शन में अगर बच्चे को सिखाएंगे तो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। कुछ ऐसा मानना है जॉन डेवी का। एजुकेशन इज फॉर द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज नॉट फॉर द एजुकेशन। ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं भाई कि शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। हमें बच्चे के लिए शिक्षा को चेंज कर देना है, ना कि शिक्षा के लिए हमें बच्चे को चेंज करना है। ओके, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यही बात कर रही थी भाई। आफ्टर दैट हम थोड़ा सा और जानते हैं भाई जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी क्या है? अब इनके जो मेथड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इसको याद रखना है। इनके जो टीचिंग मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए इनमें आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात मिलेगी सभी में, ठीक है। फील्ड विजिट हो गया, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुआ, प्ले वे मेथड हुआ, डिस्कवरी लर्निंग हुई, ठीक है। इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हुआ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, क्रिटिकल एनालिसिस हुआ, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से संबंधित है ना। व्यक्ति स्वयं से करता है, ये नहीं कि भाई किसी और ने किया था और फिर उसके एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं, नहीं, आपने स्वयं से ये चीजें की हैं, ठीक है। स्कूल शुड बी ए मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप होना चाहिए। फॉर विच ही एस्टेब्लिश्ड, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी स्कूल्स बनाए, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स, जिनको एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स भी कहा गया और प्रोग्रेसिव स्कूल्स भी कहा गया। आप इस चीज को याद रखेंगे कि अगर बात आए लेबोरेटरी स्कूल्स की, एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स या प्रोग्रेसिव स्कूल्स की, देन योर आंसर ऑलवेज विल बी जॉन डीवी। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं भाई। अब जानते हैं हम किसके बारे में, जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सा और। यस, ही एडवोकेटेड दैट द करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। उन्होंने क्या कहा कि जो करिकुलम होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे को ध्यान में रखकर ही करिकुलम बनाया जाना चाहिए। इवन इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रखकर करिकुलम भी बनाया जा सकता है। ही स्टेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द करिकुलम। कौन से होंगे भाई? 4 प्रिंसिपल। यस, अगेन मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जो 4 प्रिंसिपल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, वो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी मतलब क्या होना चाहिए? उपयोगिता होना चाहिए। मतलब आप जो भी बच्चे को पढ़ाएं वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूजफुल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। सेकंड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। जो हमारा करिकुलम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए कि भाई ये है और यही पढ़ना है और सबको इतना ही पढ़ना है, यही करना है, ठीक है। हमें कोई भेड़ बकरी नहीं बनाना है बच्चों को। हम बच्चों की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में देंगे और उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे ताकि
उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको चेंज किया जा सके। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब प्रायोगिकता, मतलब बच्चा उसके साथ प्रयोग कर सके, बच्चा उसके साथ अनुभव प्राप्त कर सके। और क्लोज टू लाइफ होना चाहिए, उसके जीवन के निकट होना चाहिए। मतलब आपने हमारे एनसीएफ में भी देखा है कि भाई एनसीएफ को आपकी जो घरेलू जो लाइफ है उससे कनेक्ट करना है, ताकि बच्चा उसको बेटर तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको सीख पाए। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपीरियंशियल एंड क्लोज टू लाइफ। दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय जॉन डीवी। ओके, आगे चलते हैं। जॉन डीवीज कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन हैज कंट्रीब्यूटेड लॉट टू वाइगोत्स्कीज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। देखिए, अगर हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की 2 चीजें बोलता है। पहली बात, वो सोशल और कल्चरल और लैंग्वेज, है ना, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को बहुत अधिक एम्फेसिस देता है। ठीक है। एंड सेकंड थिंग वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि हम अपने समाज के साथ इंटरेक्शन करते हैं और फिर हम अपने चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं समाज के साथ, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जॉन डीवी का जो एक सेंस आ रही है वो भी यही आ रहा है। क्या, पहली बात वो ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, मतलब सोशल होने की बात करते हैं। एंड सेकंड थिंग वो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं एज एन एजुकेशनिस्ट। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोज है किसके, लेव वाइगोत्स्की के। आपको इस चीज़ को याद रखना है। जो हमारे जॉन डीवी हैं वो लेव वाइगोत्स्की के ज़्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन टू जीन पियाजे। ओके, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बचे हुए हमारे एजुकेशनल थिंकर्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।